हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो सीरीज में हम एनआईएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोर्स 502 का ब्लॉक 4 करेंगे जिसका नाम है लर्निंग असेसमेंट। तो इस ब्लॉक की जितनी भी यूनिट्स हैं, आई थिंक 4 हैं, चारों में 3 चीज़ दी गई है। वो 3 चीज़ हैं असेसमेंट, असेसमेंट एंड असेसमेंट। सॉरी, इतना बेकार जोक के बाद हम अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। मेरा नाम सुमित है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वह कौन सी अवधारणा है जिसमें एक समय विधि में एकत्र किए गए परिणात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की जानकारी के आधार पर मूल्य निर्णय यानी कि वैल्यू जजमेंट की जाती है। आपके ऑप्शन है ए मेजरमेंट यानी कि मापन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, सी असेसमेंट आंकलन, डी अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, आप इसको पॉज करके इसको दोबारा पढ़ सकते हैं और ऑप्शंस को भी दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं आपको लेके जाऊंगी सीधा करेक्ट आंसर की तरफ। सो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज इवैल्यूएशन। देखो, इवैल्यूएशन को हमें याद रखना है कि इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कैसे याद रख सकते हैं हम? जैसे कि इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, इसके स्पेलिंग में आता है वैल्यू। क्या आता है? वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का मतलब हमें याद रखना है, वैल्यू एक क्वालिटी होती है। तो इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें यूज होती हैं। अब इसमें और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? असेसमेंट में सिर्फ हम इतना देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। इवैल्यूएशन में क्या होता है, वो पूरा टेस्ट लेने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि एनालाइज करते हैं उस असेसमेंट को, फिर अपने में भी चेंजेस लेके आते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, कोई चीज़, बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है तो वो असेसमेंट तो हम कर लेंगे, उसका एक टेस्ट लिया, उसके कितने नंबर आ गए, दैट्स असेसमेंट। ठीक है, इवैल्यूएशन इज अब उसका हमें करना क्या है। ठीक है, हमें एनालाइज करना है उसकी गलतियां कहाँ हो रही है, फिर अपने टीचिंग मेथड्स में कहाँ से चेंज लेके आना है, वो जो गलती कर रहा है उसको कैसे समझाना है, दैट होल थिंग इज इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसमेंट इज कलेक्शन ऑफ डेटा जैसे कि बताया गया है। ठीक है, पर इवैल्यूएशन जो होता है उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, उस डेटा को इंटरप्रेट करना, ठीक है, बाद में उसके ऊपर मतलब देखो रिफॉर्म भी क्या करना है वो सब भी देखना इज इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक, असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, वो ये कि टेस्ट लिया, पता चल गया, आता है नहीं आता, दैट्स फीडबैक। इवैल्यूएशन जो होता है वो लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर इन मिड की एक स्टैंडर्ड है हमें। ठीक है, कोई भी एक मान लो 10 मार्क्स हमें लेने हैं, बच्चे ने 8 लिए, ठीक है, दैट इज असेसमेंट। वो उसका फीडबैक है कि उसको 8 नंबर मिले, पर उसका कहाँ वो गलती कर रहा है, कितना उसको आता है, कितना उसको नहीं आता, कौन सा कॉन्सेप्ट उसको मुश्किल लग रहा है, वो सब देखना इज इवैल्यूएशन। सो ये बेसिक डिफरेंस है इवैल्यूएशन और असेसमेंट में। असेसमेंट क्वांटिटेटिव होता है, इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 एंड एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज्ड ग्रेटर फोकस ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 ने किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है? आपके ऑप्शन है एनुअल एग्जामिनेशंस, वार्षिक परीक्षाएं, बी समेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक मूल्यांकन, सी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, डी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट, शारीरिक विशेषताओं का मापन करना। ठीक है, तो एनसीएफ और एनपीई में जो है ज्यादा फोकस, ज्यादा जोर किस चीज पे दिया जाता है? आप इसको पॉज करके आंसर देख सकते हैं। मैं आपको लेके जाती हूँ सीधा करेक्ट आंसर पर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी विच इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो इस क्वेश्चन में जो पूरा एनसीएफ और एनपीई था ना, वो तो मतलब ठीक है, एक लाइन में बुक में दिया गया है कि मतलब ये पूरी एक ही लाइन है कि एनपीई और एनसीएफ में की सीसीई पे फोकस किया गया। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको ना 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। 2 चीज़ें मतलब एक तो कॉन्टिन्यूअस और दूसरी चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? रेगुलर, पूरे साल रेगुलरली असेसमेंट हो, इवैल्यूएशन हो, असेसमेंट नहीं इवैल्यूएशन, क्योंकि इवैल्यूएशन में ही तो आगे क्या करना है वो सब रिफॉर्म्स भी हम लेके आते हैं ना अपने टीचिंग मेथड्स में, या बच्चे में कुछ कमी है तो उसमें। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ना सिर्फ पढ़ाई, उसके हर ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, को स्कॉलेस्टिक चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। सो वो होती है कॉन्टिन्यूअस यानी कि रेगुलर, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक उसका। ठीक है, ड्राइंग, गेम्स, म्यूजिक, डिसिप्लिन सब
पढ़ाई के अलावा, रीडिंग राइटिंग मैथ्स के अलावा सब उस पर ध्यान दिया जाता है। और कॉन्टिन्यूस साल में सिर्फ एग्जाम के टाइम में इवैल्यूएशन ना हो, कॉन्टिन्यूसली जो है इवैल्यूएशन देते रहना है। क्लास टेस्ट हो, होमवर्क हो, ऑरल क्वेश्चन हो, ऑब्जर्वेशन हो, ये सब सीसी का पार्ट आ जाता है, ठीक है। सो यही इसमें दिया गया कि असेसमेंट अगेन आई थिंक हमने यहाँ पे गलत वो लगा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट इज रॉन्ग, पर आपको कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन समझ आ गया ना। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस रेगुलरली होता है और कॉम्प्रिहेंसिव जो है मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। और इसका सॉरी ये स्क्रीनशॉट गलत लग गया है, ठीक है, आगे से मैं ज़्यादा ध्यान देके बताऊंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ समझा तो मैंने आपको दिया ही है। अगला क्वेश्चन है, अ यूनिट टेस्ट इज प्राइमरीली फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कवरिंग सो एक इकाई परीक्षण प्राकृतिक में मतलब नेचर में मुख्य रूप से रचनात्मक, अब रचनात्मक मुझे नहीं पता इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन है या नहीं, क्योंकि मैंने सीधा ट्रांसलेशन डाले। तो फॉर्मेटिव और समेटिव दो तरह की असेसमेंट होती है। तो यूटी इनके अकॉर्डिंग एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी जो मुख्य मतलब ये पाठ्यक्रम के करिकुलम के किस विषय को कवर करता है, किस हिस्से को कवर करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, की एक लंबी अवधि में व्यापक पाठ्यक्रम को जो कवर करता है ये जो असेसमेंट होती है। बी लिमिटेड सिलेबस ओवर 3 to 4 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 3-4 घंटे की अवधि में सीमित पाठ्यक्रम को कवर करता है। सी लिमिटेड कॉम्पिटेंसेज एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता है, सीमित योग्यताएं या विशिष्ट उद्देश्य हम देखते हैं इसमें कि स्टूडेंट ने अचीव किया या नहीं। या फिर डी हाई स्टेक स्टैंडर्डाइज टेस्ट डोमेन, उच्च दाब माननीकृत उपलब्धि क्षेत्र। तो हमें बताना है कि यूनिट टेस्ट का बेसिकली पर्पस क्या है इसमें, ठीक है, यूनिट टेस्ट के फीचर्स क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है यूनिट टेस्ट का सी, लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सो यूनिट टेस्ट एज द नेम सजेस्ट कि मतलब पूरा सिलेबस तो इसमें है ही नहीं, तो वो पूरा पाठ्यक्रम वाला तो पूरा ऑप्शन ही गायब हो जाता है, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें नहीं है। यूनिट टेस्ट एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव एंड फॉर्मेटिव दो तरह की असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट के जो असेसमेंट करता है ना टीचर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे। एंड समेटिव मतलब एंड ऑफ द ईयर जो असेसमेंट होती है या मिड टर्म असेसमेंट होती है वो होती है। तो यूटी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सबसे पहले तो इसका पर्पज होता है फीडबैक देना बच्चों को और टीचर को भी क्योंकि हम मिड सेशन ये असेसमेंट्स लेते हैं ना, मतलब यूटी जैसे मिड टर्म में भी 2 बार हो जाता है, फिर फाइनल से पहले 2 बार ऐसा होता है। तो बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं और टीचर की मेथड्स कहाँ लैग कर रही है, वो सब चीज़ों को फिर वो मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यूटी से पता चल जाएगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज होती हैं। मतलब क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि ये पूरे साल के करिकुलम का असेसमेंट नहीं हो रहा है। लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज की बच्चे ने क्या सीखा, कॉम्पिटेंसीज हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी वीडियो में, तो वो लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज पे बात किया जाता है, ठीक है। एंड ये कितने टाइम का होता है, बेसिकली 30 से 40 मिनट, ये ऐसे होता था ना यूटी 1-2 पीरियड का ही होता था, ठीक है। सो ये चीज़ें हमें याद रखनी, क्योंकि ये क्या ना वो उसमें जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं यूटी कितने टाइम का होता है, ये वाला भी इसके कैरेक्टरिस्टिक, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की टाइप है और इसका मेन पर्पस क्या है। सो हाँ, दैट इज यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मिस्टेक एज अपोज टू एन एरर इज एन एरर कॉज्ड बाय फॉल्ट सच एज। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स है, मिस्टेक और एरर। तो उन्होंने बेसिकली ये पूछा कि एक जो गलती होती है त्रुटि से अलग एक ऐसा दोष है जो निम्न कारणों से होने वाली चूक है, यानी कि त्रुटि के अलावा, मतलब त्रुटि और मिस्टेक 2 अलग अलग चीज़ें। तो इन्होंने बेसिकली पूछा मिस्टेक क्या है, ठीक है, मिस्टेक क्यों होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए अ लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन की वजह से होती है, शिक्षण की कमी या निर्देश की कमी की वजह से होती है, बी लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की वजह से होती है, कम बुद्धि लब्धि कम आईक्यू की वजह से होती है, सी मिस जजमेंट केयरलेसनेस एंड फॉरगेटफुलनेस की वजह से होती है, गलत निर्णय लेने से लापरवाही या भूल चूक के चक्कर में मिस्टेक हो जाती है, डी अ फंडामेंटल फ्लॉ इन द करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है ना, मतलब पाठ्यचर्या है उसी में ही कुछ दोष है इसीलिए मिस्टेक होती है बेसिकली। तो मिस्टेक और एरर में बेसिकली हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इसको आप पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हो, मैं सीधा आपको करेक्ट आंसर की तरफ लेके जाती हूँ। हमारा करेक्ट आंसर इसका है सी, मिस जजमेंट केयरलेसनेस एंड फॉरगेटफुलनेस। सो बेसिकली जो मिस्टेक या गलती होती है ना, वो गलती की है उसने, ठीक है, मतलब उसको पता है पर
कुछ कारणों की वजह से उसने वो गलत कर दिया, चाहे जल्दबाजी में कर दिया हो, ठीक है, बच्चे ने कैसे भी करके माइंड से स्किप कर गया हो, या ठीक है कुछ भी लिखते टाइम कुछ गड़बड़ कर दी हो, बट उसको रूल पता है बेसिकली, ठीक है। बट जो एरर होता है ना, एरर होता है जब उसको पता ही नहीं है क्या करना था, ठीक है, तो वो गलती नहीं होती है, वो एरर होता है जब उसको रूल ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बच्चे ने लिखा शी गो टू स्कूल, उसने क्या करा, जल्दी जल्दी लिख रहा था, शी गो टू स्कूल लिख दिया। अब ग्रामेटिकली रॉन्ग है, पर हाल इस केस में उसको पता है कि शी गोज टू स्कूल आना था, उसको रूल पता है, ठीक है, कि सिंगुलर पर्सन के साथ हमें यहाँ पे गोज लगाना था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या लगाना होता है, ईएस लगाना होता है, पर वो गलती उसने जल्दबाजी में कर दी। बट अगर बच्चा शी गो टू स्कूल इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ईएस लगना होता है, वो एरर होता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। सो जो मिस्टेक यानी कि गलती होती है वो इस चक्करों में होती है, ठीक है, मतलब कि थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया उसने, अब नहीं उस फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, भूल गया, उसको पता हो, केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से। पर जो एरर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है, जब वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है जो अब तक उसको आता ही नहीं है। सो दैट इज एन एरर, और मिस्टेक गलती से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड असेसमेंट इज टिपिकली डिफाइंड एज द प्रोसेस that enable students to become active learners who continuously improve their learning। सीखने और आकलन के बीच के संबंध में कौन सा पहलू है जिसे आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाती है, जो लगातार सीखने में सुधार करती है, ठीक है। बेसिकली जो बच्चे की वो वाली असेसमेंट जो उसको सीखने में हेल्प करती है, वो असेसमेंट उन्होंने पूछा क्या होता है। हमारे पास ऑप्शंस है, ए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आंकलन, बी असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आंकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आंकलन, या फिर डी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन करना। तो वो कौन सा असेसमेंट का टाइप है या इवैल्यूएशन का टाइप है जिसमें बच्चा कंटिन्यूसली सीखता रहता है, ठीक है। सो आपके ऑप्शंस देखें हमने, इसका करेक्ट आंसर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट करना ताकि बच्चा उससे सीख सके, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो बेसिकली यहाँ में तीन टर्म्स का हमें ध्यान रखना है, मतलब ये मैंने एक स्क्रीनशॉट में आपको दे के लगा दे, बट इसमें ना मतलब यूनिट को अगर हम खोल के देखें तो ये तीन अलग अलग बड़ी हेडिंग्स है, ठीक है, बट फॉर समरी पर्पस के लिए मैंने इसको थोड़ा छोटे वाला जो पार्ट था ना वो लगा दिया, ठीक है। तो तीन मेन टर्म्स है यहाँ पे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये होता है ईयर एंड में, ठीक है, ये होते हैं फाइनल टेस्ट या होते हैं ये एसेज जो होते हैं, जिसमें हम लर्निंग पूरे साल में जो बच्चे ने जो सीखा उसकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी कि इसमें जैसे दिया गया वी असेस द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, कि बच्चे को हमने पूरा साल पढ़ाया उसने सीखा क्या, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये रेगुलर इंटरवल पे जैसे हमने यूटी करे फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, ठीक है। जब हम थोड़े इंटरवल्स पे मतलब रेगुलरली असेस करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में इसी से तो बच्चा इंप्रूव करेगा ना, जब हम उसको फीडबैक देंगे, तो बेसिकली इंप्रूवमेंट के लिए असेसमेंट होती है। इसको इसलिए कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि सीखने के लिए असेसमेंट किया जाता है कि कहाँ गलती हो रही है, अब इसे हमें सीखना है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो होता है ईयर एंड में, या फिर जैसे मान लो सेमेस्टर जो एग्जाम्स होते हैं, यानी कि बेसिकली हमने क्या सीखा उसको असेस करना, उसको मार्क्स देना। फॉर लर्निंग कि अब हमें इंप्रूव करना है, इससे हमने क्या सीखा, क्या गलतियां करी है, फॉर्मेटिव काइंड ऑफ असेसमेंट। लास्ट हमारे पास आता है असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें हमें जो चीज़ याद रखनी है ये सेल्फ असेसमेंट होती है, बच्चा खुद करता है। असेसमेंट एज लर्निंग आप देख रहे हो ना, कि असेसमेंट को ही लर्निंग बना लेना, जो बच्चा खुद करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एक टास्क दिया, उसने वो टास्क जैसे कुछ भी लर्निंग टास्क दिया, तो अब वो बच्चा खुद असेस करेगा कि अच्छा मैंने इसमें हेडिंग लिखी, अच्छा मैंने इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाया, अच्छा मेरी ग्रामर ठीक है, तो वो जब खुद असेस करता है वो असेसमेंट एज लर्निंग होता है। ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। अभी भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, बट आई होप आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ अ कोर्स और टॉपिक, ठीक है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, अब आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको पीछे वाले डिस्कशन से कुछ समझ आए तो आप इसका आंसर सही दोगे, ठीक है। आकलन के तीन पहलुओं में से किसका उपयोग किसी पाठ्यक्रम या विषय के अंत में छात्र की उपलब्धि के समग्र स्तर ओवरऑल अचीवमेंट को निर्धारित करने के लिए
लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का आकलन, या फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब एंड रिजल्ट क्या निकला, जो भी हमने पूरा साल या पूरा सेमेस्टर सीखा उसकी जब हम असेसमेंट करते हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, यूनिट के एंड पे या टर्म के एंड पे। असेसमेंट फॉर लर्निंग मिड में होता है, लाइक वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। सो आई होप आपको ये ऑलरेडी जो हमने करा है ना, मतलब जो डिस्कशन करा उसे समझ आ गया होगा। इसका बेसिकली पर्पज है स्टूडेंट ने कितना सीखा। फॉर लर्निंग का पर्पज होता है अब इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सके। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो अगले टर्म की जो एक्टिविटीज है उनको हम चेंज करने के लिए, उनमें हम इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज द कोर प्रैक्टिस ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सीखने के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग के मूल अभ्यास का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो एग्जाम्पल बतानी है असेसमेंट एज लर्निंग की। ऑप्शन है अ टीचर क्विकली प्रोवाइड्स वर्बल फीडबैक ड्यूरिंग अ लेसन टू करेक्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक। शिक्षक पाठ के दौरान छात्र की गलती को सुधारने के लिए मतलब मौखिक प्रतिक्रिया देता है, वर्बल फीडबैक देता है। क्या ये असेसमेंट एज लर्निंग है? बी है एक छात्र अपने स्वयं के लिखे निबंध का मूल्यांकन करने के लिए एक चेकलिस्ट तैयार करता है और कमजोरी को पहचानता है और सुधार के लिए एक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करता है कि बच्चा खुद जो एक चेकलिस्ट बनाता है, मैंने ये किया, ठीक किया, वो सब असेसमेंट एज लर्निंग है। या फिर सी A standardized test is administered at the end of the year to determine the student's final level of achievement। कि जो वर्ष के अंत में जो छात्र को एक मानकीकृत परीक्षण के लिए मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट किया जाता है, क्या वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है? सॉरी, असेसमेंट एज लर्निंग है। डी द टीचर कंडक्ट्स अ डिटेल्ड डायग्नोसिस ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टू डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर द रेमिडिएशन। शिक्षक जो रेमिडिएशन के लिए, उपचारात्मक कार्य के लिए एक योजना बनाता है, ठीक है, उसकी बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। क्या ये असेसमेंट एज लर्निंग है? हमने अभी डिस्कस किया असेसमेंट एज लर्निंग में हम सिर्फ एक टर्म याद रखनी है। अभी पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं, आप इसको पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हो, काफी लंबा चौड़ा हो गया ये। इसका करेक्ट आंसर है जो ए स्टूडेंट यूजेस अ चेकलिस्ट टू इवैल्यूएट हिज और हर ओन। देखो, असेसमेंट एज लर्निंग में सिर्फ एक चीज याद रखनी है हमें, बच्चा खुद की असेसमेंट करता है और फिर उससे सीखता है, इसीलिए तो वो असेसमेंट एज लर्निंग हुई ना। ठीक है, तो इसमें भी हमें ये ऑप्शन में यही दिया गया है कि बच्चा जो है एक चेकलिस्ट बनाता है, खुद की एक रिटन ऐसे को, खुद के ऐसे को वो आइडेंटिफाई करता है, अपनी वीकनेसेस, और आगे की इंप्रूवमेंट के लिए वो तैयारी करता है। दैट इज असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, अब जो ये वाला था ना एट द एंड ऑफ द ईयर, ये क्या है आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शंस में, क्योंकि काफी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ताकि रेमेडी या कि इंप्रूवमेंट हो सके आगे के लिए, ये क्या है, ये किस चीज की एग्जांपल है, ये भी आप कमेंट्स में मेरे को बताओगे। ठीक है, ताकि पता चले समझ में आया या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर लर्नर्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर करिकुलम एंड आर परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, किस प्रकार का कार्यक्रम उन शिक्षार्थियों के लिए डिजाइन किया गया जिन्होंने मुख्य पाठ्यक्रम की स्पष्ट समझ प्रदर्शित की है और अच्छा प्रदर्शन किया। यानी कि जो भी मतलब निर्धारित करिकुलम था ना, मतलब जो उनको पढ़ाया जाना था या अचीवमेंट लेवल्स उनके थे उस टाइम, उनमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छा कर रहे हैं, बेसिकली सब समझ आ रहा है उनको। उनके लिए फिर आगे क्या कार्यक्रम हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए कंपनसेटरी प्रोग्राम, क्षतिपूरक कार्यक्रम, प्रतिपूरक कार्यक्रम, बी रेमेडियल प्रोग्राम, उपचारात्मक कार्यक्रम, या फिर अब मुझे नहीं पता ये कार्यक्रम वर्ड इन्होंने सही लगाया है नहीं लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रांसलेट करके डाला है, या फिर सी करेक्टिव प्रोग्राम, सुधारात्मक कार्यक्रम, या एनरिचमेंट प्रोग्राम, संवर्धन कार्यक्रम या समृद्धिकरण। तो जो बच्चे क्लास में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस था उन्होंने कर लिया है या प्रॉपर उनको समझ आ गया, उनके लिए अब और क्या कर सकते हैं हम? इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी एनरिचमेंट। ठीक है, उनकी एबिलिटीज हम उनके अच्छी मतलब वो अच्छा करे तो उनको हम थोड़ा चैलेंजिंग टास्क दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अब जो बच्चे दूसरों को हम दे रहे हैं उनसे, जैसे अब देखो फर्स्ट के बच्चे कोई मेरी क्लास में मान लो, ठीक है, कुछ बच्चे तो डिवाइड कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, और कुछ बच्चों को अभी नहीं आता प्रॉपर प्लस करना भी, उनको वो सिखाना पड़ता है। तो जो बच्चे डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डबल डिजिट प्लस माइनस कर रहे हैं, उनको फिर आगे हम उन्हीं के हिसाब से चैलेंजिंग टास्क दे सकते हैं, वर्कशीट्स दे सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एनरिचमेंट प्रोग्राम। सो यही है, अच्छा जो बच्चा कर रहा है, जो ऑलरेडी उस क्लास का करिकुलम था उसको वो अचीव कर चुका है, उसके लिए क्या करना है? एनरिचमेंट प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच असेसमेंट टूल इन्वॉल्व्स अ collection of students work over time।
एग्जाम्पल असाइनमेंट, मॉडल्स, रिफ्लेक्शंस टू शोकेस ग्रोथ एंड अचीवमेंट। आंकलन का वह कौन सा साधन है जिसमें समय के साथ छात्र के कार्य का एक संग्रह, जैसे उसके असाइनमेंट, मॉडल या फिर उसके रिफ्लेक्शंस जो भी होंगे शामिल होता है, ताकि वृद्धि यानी कि ग्रोथ और जो अचीवमेंट उसको दर्शाया जा सके। यानी कि ओवर द टाइम कलेक्शन करके रखते हैं बच्चे की सब चीज़ों का। वो क्या होता है? ए हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, बी पोर्टफोलियो, सी रेटिंग स्केल या फिर डी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो वो इन्होंने टूल पूछा है बेसिकली जिसमें बच्चे का सारा डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, ओवरऑल पूरा जो उसने पूरे साल उसने जो किया, चाहे असाइनमेंट बनाई हो, मॉडल बनाई हो, टेस्ट दी हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है इसका बी पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो हमने ना पिछले वीडियो में ई पोर्टफोलियो करके भी करा था। सो वही है, इसमें भी ई पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो ये एक फोल्डर टाइप हम जैसे मान सकते हैं, ऐसा होता है जिसमें हम ना पूरे साल बच्चे ने जो किया है वो सब उसका डेटा रखते हैं, ठीक है। उसके टेस्ट, उसका जो बेस्ट वर्क है बेसिकली वो ज़्यादा रखे, उसकी ड्राइंग्स, उसने प्रोजेक्ट बनाए हो, फोटोग्राफ्स, उसके असाइनमेंट्स, कुछ भी जो चीज़ होती है। इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में यानी कि साल की स्टार्टिंग में उसका क्या लेवल था और साल अब खत्म होने वाला है तो उसका क्या लेवल है। तो वो सब उसको हम जो पता चलता है, एक होलिस्टिक ओवरऑल पिक्चर जो हम देखने को मिलता है कि उसकी क्रिएटिविटी लेवल में क्या डिफरेंस आया है, उसके लिखने में क्या डिफरेंस आया है, उसकी राइटिंग में कैसा डिफरेंस आया है, सब कुछ पता चलता है। सो दैट्स पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो एक बच्चे का पूरा कच्चा चिट्ठा जब हम रखते हैं, दैट्स पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। विच क्वालिटेटिव टूल इज यूज्ड बाय अ टीचर टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, बिहेवियर्स और परफॉर्मेंसेज। वह कौन सा गुणात्मक साधन है जिसका उपयोग एक शिक्षक द्वारा विशिष्ट कौशल, व्यवहार या प्रदर्शन की उपस्थिति या अनुपस्थिति की, वो बच्चे में वो चीजें हैं या नहीं है, उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा टूल है? हमारे पास ऑप्शन है ए रेटिंग स्केल, बी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, सी सोशियोग्राम, डी अचीवमेंट टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम।